बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी। सरदस्त हमने रब्ता किया वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सीनियर सियासतदान जनाब मलिक अहमद ख़ान साहब से। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन को मैं इत्तला कर दूँ कि आज हम जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल, उनके कायद जनाब इमरान खान साहब ने, उस पर बात करेंगे कि लॉन्ग मार्च की नौबत क्यों आई, लॉन्ग मार्च से मकसूद क्या है, क्या लॉन्ग मार्च के नतीजे में इमरान खान साहब जल्द इंतखाबात का इनकाद यकीनी बना लेंगे, लॉन्ग मार्च से हुकूमत कैसे निपटेगी और इससे लॉन्ग मार्च से सियासी अदम इस्तेहकाम किस हद तक मज़ीद गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर सकता है। माजी के लॉन्ग मार्चेज़ और ये वाला लॉन्ग मार्च, इसमें फ़र्क क्या है, तफसील से इस पर बात होगी। और फिर गवर्नमेंट कैसे इंगेज करेगी लॉन्ग मार्च के शुरका को जब वो इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। और दूसरा, जनाब अरशद शरीफ साहब की याद में आज भी बात होगी, क्योंकि कीनियन मीडिया खुद अनगिनत सवालात उठा रहा है। पुलिस से मनसूब बयान के पहले मिस्टेकनली फायर हुआ, अब ये दूसरा बयान आया। उनका एक मारूफ अखबार है द नेशन, जिसमें उनके एक सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने स्टोरी की है और उसमें उसने लिखा है कि अब पुलिस ये कहती है कि गाड़ी के अंदर से फायर किया गया, जिसके जवाब में ये फायर पुलिस ने किया, जिससे अरशद शरीफ साहब की नागहानी ये कत्ल हुआ उनका। इस मामले पर कीनिया के एक सहाफ़ी हैं एलियत किबी, उनसे हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है खान साहब ने कल ही, और जुमे से लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो रहा है। 29 अक्टूबर माजरत के साथ 28 को आगाज़ होगा लिबर्टी से, लाहौर के 4-5 पड़ाव करता हुआ वो निकलेगा। फिर 29 अक्टूबर को लाहौर से रवाना होकर मुरीद के जुमे के दिन, जी नहीं, हफ्ते को, जुमे को तो लिबर्टी से चल पड़ेगा ना जी। हाँ। और लाहौर में पूरा दिन गुजर जाएगा। फिर 29 को लाहौर से रवाना होकर मुरीद के कामों की गुजरांवाला, डस्का, सियालकोट, संबड़ियाल, वजीराबाद, गुजरात, लाला मूसा, खारियाँ, जेहलम, गुजर खान और रावलपिंडी से होते हुए इंशाअल्लाह इमरान खान 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे और सारे पाकिस्तान से काफिले उस दिन इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आ रहा है पाकिस्तान, ये ट्वीट है जनाब असद उमर साहब को, जो मैंने पढ़ के सुना है। ठीक, तो मलिक साहब से बात कर लें शुरू में। चलिए कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको नुक्ता नज़र में। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। पहले तो ये बताएं, इससे पहले शामी साहब आपसे मुखातिब हुई, अपना तज़िया पेश करें। हमारी इत्तलात हैं कि एक से ज़ायद बार मुज़ाकरात की कोशिशें हुई आला सतही, और फिर वफूद की सतह पर भी इंगेजमेंट करने की कोशिश की गई, चाहे वो सदर ममलिकत हूँ या हमारी आला अस्करी क़यादत हूँ। उन्होंने नेक ख्वाहिशात के तहत इक़दाम को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो जो ऐसे कोई भी जो कोशिश हुई वो नाकाम हुई है, बेनतीजा हुई है, जो खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी। जी शुक्रिया जामी साहब। मैं अपनी इतला के मुताबिक तो ये कह सकता हूँ कि ये लाजमी बात है, क्योंकि एक इंतहाई पोजीशन है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की। अगर ये सपोजिटली बातचीत सिर्फ मुस्लिम लीग की या बात हो रही है और तहरीक इंसाफ की, या पूरी कोalition की, गवर्नमेंट के कुछ लोग उसमें शामिल हैं और उनकी बातचीत हो रही है। हैविंग सेड सो, इस बुनियादी सवाल पर कि क्या सदर मुमलिकत एक ऐसे आईनी ओहदे पे बैठ के इस सूरत हाल को फैसिलिटेट करें, तो मैं इस सवाल की कैद से अपने आप को आज़ाद कर रहा हूँ, क्योंकि हालात बड़े गैर मामूली हैं और एक सूरत हाल है जिसमें कुछ 100 से ऊपर लोग पार्लियामेंट से जा चुके हैं। वो एक सियासी एक बहरान की कैफियत भी पैदा करने की कोशिश की गई है। तो इन हालात में अगर सदर मुमलिकत अपना कोई रोल प्ले करते हैं और वो इस बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं, तो बातचीत तो सियासी जमातों में होनी चाहिए। मैं तो इस नुक्ता नजर का हामी हूँ, लेकिन किन अमूर पे होनी चाहिए कि क्या सिर्फ इंतखाबात का तकाजा है? तो इस वक्त तो मुल्क में 2 सूबों में हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ के पास है। अगर वो इस मुतालबे में इतने संजीदे हैं तो फिर तो उनके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि इंतखाबात की तरफ अपने अमल के साथ वो इसको आगे लेके जा सकते हैं। वो इन असेंबलीज में से इस्तीफे दें। 2 सूबों के अंदर इलेक्शंस आज करवाए जा सकते हैं अगर तहरीक इंसाफ के पास दोनों वज़ीर आला उन असेंबलीज की डेसोल्यूशन एडवाइस कर दें तो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनका मकसद सिर्फ इंतखाबात की बात करना। इनके मकासद कुछ और भी होंगे, जिसमें आज मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है और वो ये कह रहे हैं कि गालिबन ये इस मार्च के जरिए जो प्रोसेस आर्मी चीफ की तैनाती का है उसके अंदर कोई ऐसी पोजीशन देना चाहते हैं जिसमें इनकी कोई से हो। अब ये तो हुकूमत का प्रेरोगेटिव है बाय ऑल मीन्स कि वो
आर्मी चीफ किसको तैनात करती है। इसमें किसी ऑपोजिशन का पिछले जितने भी आर्मी नहीं चीफ तैनात मलक साहब, ये तो बात की बात है ना। पहले तो ये बताइए कि कोई गुफ्तो शनीद हो रही थी, क्योंकि खान साहब कहते हैं कि बैकडोर चैनल्स जो हैं उनसे राब्ते मौजूद रहते हैं और वह राब्ते हो रहे थे, और उन्होंने कहा कि कोई फ्रूटफुल नहीं हो सके वो मुज़ाकरात। यानी कोई ऐसी सदर मुमलकत की मदाखलत से या मदाखलत के बगैर कोई बातचीत हुई है? नहीं शाह साहब, मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि तहरीक इंसाफ के कुछ साथी हमारे कुछ अरकान के साथ राब्ते में थे और वो बातचीत की ख्वाहिश का इजहार भी करते रहे और उनकी मुलाकात भी जरूर हुई। मैं मिला हूँ, मेरी कल फवाद साहब से मुलाकात हुई। उनकी एक बड़ी ये थी कि पॉलिटिकल लोग आपस में बातचीत करते हैं। उन्होंने भी प्रेसिडेंट का हवाला दिया कि वो भी ये चाहते हैं। सही। तो उस बातचीत की कोई एक फॉर्मल शक्ल थी कि नहीं थी, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन तहरीक इंसाफ के वो लोग जो चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल सैनिटी हो और कोई बातचीत हो, वो तो जरूर ये कहते हैं जी। तो अब गोया इब्तदाई राब्ते हुए हैं लेकिन आला सतही बातचीत मुमकिन नहीं हुई या तय नहीं हुई, ये हम कह सकते हैं? जी, मेरा ख्याल है लार्जली आप दुरुस्त नतीजे पे पहुंचे हैं सर। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आप अगर बातचीत करने पे तैयार हैं तो आप किस मसले पे बात करना चाहते हैं? जबकि खान साहब कहते हैं उनको कि तो वो इलेक्शन पर गुफ्तगू करेंगे, वो डेट दे दी जाए। आपका नुक्ता नजर क्या है? शामिर साहब, मेरा ख्याल है कि ये मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है, मेरी राय हो सकती है। हाँ, मेरा नुक्ता नजर तो ये, अगर मुझसे मेरी लीडरशिप पूछे या आपके सवाल, आपकी लीडरशिप का नुक्ता नजर क्या है? नहीं देखिए, मेरी इस सिलसिले में उनसे बातचीत सर नहीं हुई और ना ही मैंने अभी तक कोई ऐसी बात उनकी तरफ से सुनी है। ये बातचीत विद इन द पार्टी, विद इन द पार्लियामेंट्री पार्टी, विद इन। चलिए, अगर आपकी जाती राय मालूम करना हो, आप भी एक सियासतदान है, जाती राय का इजहार भी तो आप कर सकते हैं ना। तो देखिए, मैं जामी साहब ये समझता हूँ कि अगर सियासतदान आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा तनज़ली सियासत की और क्या होगी। बिल्कुल ठीक है। मगर अब तो बात आगे बढ़ गई ना खान साहब। लॉन्ग मार्च का ऐलान हो चुका, क्योंकि अब लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया जुमे को। उन्होंने कहा कि हमने जुमे को इसका आगाज करना है, फिर रावलपिंडी के रास्ते इस्लामाबाद पहुंचना है और फिर वहां आगे ये मालूम नहीं कि वहां पहुंच के वो क्या करेंगे। तो एक हंगामी सूरत हाल तो पैदा हो गई ना। अब इससे निपटने का क्या आपके नजदीक क्या तरीका क्या है, हुकूमत क्या प्लान कर रही है? शाह साहब देखें, ये जो पहले इसके दिन हैं जब इन्होंने लाहौर से चलना है और फिर गालिबन पंजाब के पूरे तूलो अर्ज में से आना है, तो वो तो अगर वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो पंजाब में ही कर रहे हैं। पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत है और उस लॉन्ग मार्च से वो क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं कि एक लॉन्ग मार्च वो लाहौर से शुरू करते हैं और पंजाब के मुख्तलिफ इजला से, गालिबन शायद उनका रूट जीटी रोड है। जीटी रोड है, तो वो तो एक वो पंजाब की पब्लिक लाइफ को डिसरप्ट करते हुए, वहाँ के सारे कारोबार को रोकते हुए, बगैर किसी ऐसी वजह के जहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत है, 5 दिन जिंदगी को जामिद करके आना चाहते हैं। तो शौक से आए भले, मगर वो कह रहे हैं कि हम केपीके से भी आएंगे, आजाद कश्मीर से भी आएंगे, आगाज यहाँ से, यानी 3 यानी वहां से भी मार्च शुरू होगा और वहां से भी मार्च। लेकिन अहम 2 और नुक्ते हैं सर इसके अलावा, अगर आप इजाज़त दें। एक, राना सनाउल्लाह साहब से मंसूब स्टेटमेंट है कि लाहौर में अगर ज़रूरत पड़ी तो 245 के तहत फ़ौज को बुला सकते हैं। दूसरी खबर क़यास राय की सूरत में ये हमने सुनी कि गवर्नर राज की तैयारियां भी हो रही हैं। दोनों अहम और संगीन और सेंसिटिव मामलात हैं। इस पर आपकी गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है? क्या वाकई ऐसे इंतहाई इक़दाम उठाए जा सकते हैं? जी देखिए, इसके मैं आपके सवाल को आपकी इजाजत से 2 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ। पहला तो जो भी शामी साहब जो बात कर रहे थे कि यानी वो खैबर पख्तूनख्वा से भी निकलेंगे, एजेके से भी निकलेंगे, जीबी से भी निकलेंगे, पंजाब से भी निकलेंगे और इस्लामाबाद का मुआसरा करेंगे, तो मुझे लग ये रहा है कि मैं करूने वस्ता के दौर में जिंदा हूँ और एक लश्कर कशी है। चलें, करें, वो अपने शौक से करें। दूसरी बात जो ऑप्शंस की है कि अगर ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन जो इन चीज़ों को नेसेसिटेट कर देगी, जिनकी बुनियाद वो इंस्टेबिलिटी होगी, वो अदम इस्तेहकाम होगा जो मुल्क के अंदर और
एक अनारकी की सूरत होगी तो ये ऑप्शन तो सूरत में इस्तेमाल होते हैं। अगर मैंने अफवाज पाकिस्तान को हुकूमत की एड के लिए तलब करना है तो सूरत में करना है जब मैं ये यकीन कर लूंगा कि एक मुकम्मल अनारकी क्रिएट हो गई है और मुझे अब कर लेना चाहिए। और अगर ये सूबे की असेंबली के ऊपर मैंने गवर्नर राज को ऑप्शन यूज करना है तो उसके लिए भी ये इख्तियार आइन ने दिया है, और किस सूरत में दिया है, जब ये लगे कि ये एक ऐसी सूरत पैदा हो गई है जिसमें ये इमरजेंट सिचुएशन है कि मैं ये वाला आर्टिकल इन्वोक कर दूं। तो यानी दोनों ऑप्शंस जो हैं टेबल पर मौजूद हैं? एब्सोल्युटली हैं सर। अगर ये सूरत ऐसी पैदा हो जाती है तो फिर ये ऑप्शंस आइन में रखे इसलिए गए कि अगर मोहमजोई इस हद तक बढ़ जाए कि अपने ये एक अनारकी पैदा कर दें और पूरी पॉलिटिकल ऑर्डर को डिस्टर्ब कर दें और खुद हुकूमत में नहीं है, तो इस बुनियाद पर वो पाकिस्तान के तुलो और उसके अंदर एक फसाद की सूरत पैदा करे, तो फिर इस सूरत में मलिक साहब फौज तो आप उस वक्त बुला सकते हैं ना जब सूबाई इंतजामिया आपके पास आ जाए, क्योंकि फौज तो तलब करने की मजाज सूबाई इंतजामिया ही होगी ना। फेडरल गवर्नमेंट तो सूबे में फौज तलब नहीं कर सकेगी। नहीं सर, उसमें एक पहलू ये भी है जिसमें आप अगर एक सिचुएशन ऐसी पैदा कर लें जिसमें ये सामने आ जाए मसला कि आपके पास सूबा वफाक के मामले में एक ऐसी सूरत इख्तियार कर ले जो कि डिसऑर्डरली हो जाए, तो आइन ने इसकी भी तशरीह की है। आइन ये भी कहता है कि इस सूरत में अगर आप गवर्नर राज नाफिज करते हैं और सूबा वफाक की उस पूरी स्कीम को डिसऑर्डरली करता है, तो सूरत में आपके पास क्या इख्तियार पीछे बचता है कि वो जो फेडरल फोर्सेस हैं जिनके अंदर अफवाज पाकिस्तान भी शामिल है, तो किस सूरत में उनको मदद के लिए बुलाया जा सकता है। इट इज नॉट जस्ट टू आर्टिकल 245, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्टिकल्स और भी हैं जो इसको एक्सप्लेन करते हैं, और इस सूरत में ये दोनों काम भी किए जा सकते हैं और जो वफाकी हुकूमत इख्तियार रखती है। मलिक साहब, चूँकि आप कानून के शोबे से ताल्लुक़ भी रखते हैं, सियासी भी हैसियत है आपकी, तारीख़ पर भी गहरी नज़र है, बड़ी नपीतुली गुफ्तगू करते हैं बाकी सियासतदानों की निस्बत, तो सवाल आपसे एक बड़ा मैं पूछने लगा हूँ, जो जस्टिस काटजू जी हैं जो साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं इंडिया में, पाकिस्तान के उमूर पर अक्सर लिखते हैं, आज उन्होंने फ्राइडे टाइम्स के लिए एक मजमून बांधा है और उनको लगता है कि पाकिस्तान इनएविटेबली हेडेड फॉर मार्शल लॉ। क्या ये क़यास रही दुरुस्त मालूम होती है, क्योंकि आप खुद भी कह रहे हैं कि गैर मामूली हालात हैं पाकिस्तान में? देखिए सर, मैं आई वुड बी द लास्ट मैन जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में इस बात को किसी तरफ से भी आते देखूंगा, क्योंकि मार्शल लॉ बुनियादी तौर पे मसाइल का हल नहीं है। मार्शल लॉ तो खुद इटसेल्फ एक मसला बन जाता है, और अगर जस्टिस काटजू एक बड़े काबिल कदर उनकी हैसियत है इस पूरी सूरत में, वो अपनी बात बड़ी दलील के साथ करते हैं और बड़ा वाज़े तौर पे लिखते भी हैं इन चीज़ों पे, तो उसमें अगर उनकी जो रीजनिंग है, मैंने वो पढ़ी तो नहीं, लेकिन फिर भी कोई भी इसकी रीजनिंग दी जाए तो लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि मार्शल लॉ मसाइल का हल हो। आपके ख्याल में जो आईनी हमारा बंदोबस्त है, आईनी स्ट्रक्चर जो है, उसमें ये सकत मौजूद है कि वो किसी भी सूरत हाल का सामना कर सके? नहीं शायद साहब, विद ऑल रेवरेंस, मैं आई कंसीड, मैं इस बात पे बिल्कुल खुले अल्फाज में इस बात के मुझे तस्लीम करने में कोई आर नहीं है कि हमारा आईनी बंदोबस्त जो है वो हमारे सियासी रवैयों की बुनियाद पर बड़ा कमजोर हो रहा है और इसमें कमजोर हो रहा है। इसमें ये बाइस तशवीश है, और इसका जितनी जल्दी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इसका कोई अपना बंदोबस्त करें या इसके ऊपर गौर व फिक्र करें तो ज्यादा मुनासिब है। जब आईनी बंदोबस्त कमजोर होने का तासुर पैदा होगा तो वहीं से मार्शल लॉ का खतरा जो है वो सर पे मंडलाने लगेगा, वहीं से उसका ज़हूर होगा। जी हाँ, बिल्कुल, आपका बड़ा वसी तजर्बा है, आपने इस मुल्क की सियासी तारीख को, एक आपकी बड़ी गहरी नजर है इस पे, और अगर आप भी ऐसे देख रहे हैं तो फिर मुझे भी मेरे लिए भी बाइस तशवीश है। गोया जो सूरत हाल है इसका कोई सियासी हल या मज़ाकराती हल मुमकिन नहीं है, इसका इंतज़ामी हल तलाश करने की कोशिश हो रही है। सियासी हल का रास्ता बंद हो गया, हालांकि होना नहीं चाहिए शामी साहब। जब सियासी हल का रास्ता सर बंद होता है तो ये वो नाकामी है
जो बुनियादी तौर पे जिसकी तरफ मैं और आप मिलकर इशारा कर रहे हैं, ये इस मसले का इंतजामी हल तो हो ही नहीं सकता। यानी हम जितनी बातचीत कर रहे हैं, यानी कोई रोका जाए किसी को, किसी का प्रोटेस्ट रोका जाए, या किसी को प्रोटेस्ट की आड़ में पब्लिक लाइफ को डिसरप्ट करने से रोका जाए, ये सारी बातचीत एक इंतजामी हल की बातचीत है। सियासी हल तो यही होता है कि जब आप अक्रॉस द टेबल बैठते हैं, बातचीत करते हैं, अगर आपकी बात जायज है, आप दोनों अतराफ से आप एक दूसरे को स्पेस देते हैं और पॉलिटिक्स को रास्ता देते हैं, तो फिर बेहतरी होती है। मलिक साहब इसे और सादा करते हैं, क्योंकि मैंने अरशद साहब के कत्ल के ऊपर भी बात करनी है आपसे। शामी साहब ने तो बहुत अहम नुक्ते उठा दिए। आपने कहा उनका तजुर्बा, उन्होंने 3 या 4 मार्शल देख रखे होंगे। शामी साहब आपने 4 बहुत से देखे। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अदम इस्तेहकाम बढ़ता है, लॉन्ग मार्च के हंगाम अगर तसादुम होता है, अल्लाह माफ़ करे, हलाकतें होती हैं, तो जो मुल्की इदारे हैं वो लाताल्लुक़ नहीं रह सकते, बिलखुसूस उस सूरत में जब फ़रीक़ैन सियासी तौर पर मिल बैठने से इनकारी हूँ और हल निकालने से भी दूरी इख्तियार कर रहे हूँ, तो फिर मजबूरन हरकत में आना पड़ता है इदारों को। जाहिर साहब, मैं आपकी बात को जितनी वजाहत के साथ और जितने सादा अल्फाज में, बड़ी प्लेन स्पीकिंग में आपने बात की है, यानी मकसद ये है कि हम जिन पोजीशंस पे खड़े हैं, अगर हम ऐसे ही खड़े रहते हैं और हालात खराब होते हैं, तो फिर क्या होगा? नतीजतन मार्शल ही होगा। बिल्कुल ठीक। तो मैं आज ये समझता हूँ कि जो दिस इज नॉट द सोल्यूशन। नहीं, जो प्रेजेंट लीडरशिप है पॉलिटिकल, हमारी अस्करी अदारों की, मेरा ख्याल है वो इस मामले में रिजॉल्व है कि इस मुल्क के मसाइल का हल जो है वो जमहूरियत के तसलसल में है। बिल्कुल ठीक। और वो जमहूरियत जितनी भी बुरी है, कम से कम वो अपना रास्ता खुद लेती रहेगी। और कोशिश ये होनी चाहिए कि जो बुनियादी ढांचा है सियासत का, वो बातचीत के सर पे, जिस सोसाइटी आज का जो मुआशरा है वो अल्फाज पे तश्कील दिया गया। सोसाइटी बिल्ड अपॉन वर्ड्स, आइन तश्कील देता है आज की सोसाइटी को। और अगर वो पुराने दौर तो नहीं है कि तलवार के जोर पे आपने कोई रियासतें फतह करनी है, किसी मार्शल लॉ की बेसिस पर आपने अपनी रिजीम्स क्रिएट करनी है। होना तो आइन की बुनियाद पे है जो होना है, अगर इस माशरे ने संभलना और तरक्की करनी है। तो मेरा ये ख्याल है कि लीडरशिप रिजॉल्व्ड है और मेरा ख्याल जमहूरियत का तसलसल रहेगा, चाहे जितना भी बुरा रहेगा। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि वज़ीर आज़म ख़त लिख दें इमरान खान को, या टेलीफोन उठाकर उनसे बात करें और उनसे कहें कि आइए बैठकर और करते हैं और हल निकालते हैं सूरत हाल का? अगर वो ऐसा कर भी दें, खान साहब नहीं मानते ना। शामी साहब, आपके जावेद साहब ने सही कहा। ये आपके अपने मुशाहिदे में शहबाज साहब जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, तब एक उन्होंने ऑफर चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे किया। उसके सिवा आज भी कोई हल नहीं है। आज भी आपको जब तक चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं होगा और जब तक आप ये अपनी सियासत मईशत के उन बुनियादी बातों से बाहर नहीं निकालेंगे और एक फार्मूला तय नहीं करेंगे, तो ये इकोनॉमी, इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और फिर उसके बाद ये जो मामला था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट का, उस मामले पे भी खत लिखा। तो वजीर आजम ने बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन भी अपनी पूरी आईनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की और आइंदा भी मुस्तकबिल में वो अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन जो शख्स दूसरी तरफ है उसकी अदा कबूत कैसे टूटेगा? ठीक। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहस बहुत उम्दा और मुफीद और सैर हासिल थी। ख्वाहिश थी कि मज़ीद आगे चलती, लेकिन वक्त की कमी है। इंशाल्लाह फिर किसी रोज़ आपसे नशिस्त करेंगे, क्योंकि लॉन्ग मार्च तो होने जा रहा है, तो गाहे गाहे आपको जहमत भी हम देते रहेंगे। अच्छा सर, ये जो गुफ्तगू उनसे हुई बहुत संजीदा है, क्योंकि जो मुज़ाकरात बेनतीजा होने का तासुर है, ये अब फ़रीक़ैन उसकी तस्दीक कर रहे हैं। आप भी तज्ज़िये में ही बात कर रहे हैं, खान साहब भी यही, मलिक साहब भी यही कर रहे हैं। ये 2 दौर हुए थे। एक दौर की तो हमने आपको रिपोर्ट किया यहाँ नुक्ता नज़र के प्लेटफॉर्म से कि पहले सदर ममलिकत आर्मी चीफ से मिले, उसके बाद फिर 4 अशख़ास की मुलाकात हुई वान सदर में। वहाँ इमरान खान साहब भी थे, अस्करी क़यादत भी थी। वो सिलसिला वहाँ बग़ैर किसी नतीजे ख़त्म हुआ और रिसेंटली दोबारा सदर ममलिकत एक बार फिर एक्टिवेट हुए और वो फिर सिपा सलार से मिले कि जी ये सूरत हाल है, मिल बैठ के हल निकाला जाए, जिसकी उन्होंने तायद की। और फिर उसके बदले में चौथी जो मुलाकात हुई वो यानी टॉप लीडरशिप की तो नहीं, उसमें लाहौर के ख्वाजा साहब भी शामिल थे और PTI के KPK के कुछ ज़ुआमा भी शामिल थे। उनके बीच मुज़ाकरात हुए
लेकिन वो भी नतीजा खेज़ नहीं हुए। यही वजह कि फिर खान साहब ने बरमला कहा कि जो इंगेजमेंट थी वो फ्रूटफुल नहीं है, और यही वजह कि अब उनको इधर जाना पड़ा है लॉन्ग मार्च। देखते हैं तब हालात कैसे आगे बढ़ते हैं। और खान साहब ने ये कहा है कि वो पुरअमन जुलूस लेके निकलेंगे। अगर वो ये यकीन ना दिलाएं कि हालात पुरअमन रहेंगे तो फिर उनका जो मार्च है वो तो चलने से पहले नाकाम हो जाएगा। लोग तो उसी तरह आएंगे ना, जब अमन का और सुकून का दौरा होगा तो लोग तो उसमें उसी तरह शिरकत करेंगे। ये जस्टिस काटजू जी का जो मजमून है, जिस पर मलिक साहब भी रह नहीं सके बात किए बगैर, ये उसी नुक्ते को बुनियाद बना रहा है जो आपने सवाल पूछा था कि जब आइन की बुनियाद कमज़ोर होती है तो फिर वहीं से और सिलसिले का आगाज होता है। अब देखेंगे ना, फिर तो हालात हैं जिस तरह वो आगे बढ़ेंगे उसके मुताबिक मामला होगा। और अभी तो आप देखें कि वो नवाज मलिक साहब हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो बार बार मुझे कर रहे हैं मैसेज कि भाई ये तो खान साहब ने तो फिर वही गलती कर दी। कौन सी? तैयारी नहीं की, 2 दिन का नोटिस देके लोगों को कहा बाहर। वो तो एक अरसे से तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने तो महीने 2 माह से कहना शुरू किया कि 25 मई के हंगाम हम तैयार नहीं थे, अब हम तैयारी। अब तो ओथ ले रहे हैं हर जगह। हाँ जी, खान साहब ने भी एक रिस्क लिया है ना। रिस्क लिया है। हो सकता है उतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे ना हो सकता है उतना बड़ा इज्तिमा ना हो सके, हो सकता है उनकी तवक्कुआत के मुताबिक जो है मामलात आगे न बढ़ सके, और हो सकता है उनकी तवक्को से ज्यादा लोग आ जाएं। फिर नहीं, ज्यादा आ जाएं फिर क्या करेंगे आके? और अगर उन्होंने लॉन्ग मार्च को धरने में बदल दिया फिर क्या करेंगे? मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ, फिर क्या होगा? धरना हो जाए फिर क्या होगा? अगर निज़ाम ज़िंदगी वफाक का मफलूज हो गया। पहले धरना हुआ था ना, फिर क्या हुआ? 126 दिन लगे। धरने के जरिए से कैसे आप हुकूमत का तख्ता उलट सकेंगे? धरने के जरिए से उस बीच में इंगेजमेंट तो हुई थी। नहीं, इंगेजमेंट होना और चीज है। अब भी अगर इंगेजमेंट हो गई और नतीजा निकल आया तो मसला ये है कि धरने के जरिए से, हल्ले के जरिए से, इज्तिमा के जरिए से हुकूमत को कैसे मजबूर करेंगे कि आप वो हुकूमत आपके सामने सरेंडर कर दे। वो तो फिर उसके लिए तो फिर वही नुस्खा होता है जो होता चला आया है। जो नुस्खा मुझे तो गुलाम मुस्तफा जतोई साहब ने बताया था कि जब 4 और 5 जुलाई की दरमियानी रात को, 78-9 की बात करें, 77 हाँ। जब नूरा जो था, नूर मोहम्मद, भुट्टो साहब का खादमे खास था जी, वो भागा हुआ आया। उस वक्त जतोई साहब भुट्टो साहब के पास बैठे थे, ठीक, और उन्होंने कहा सर कोई फौजी आ गए हैं जीप में, नौजवान, ईवान वज़ीर आज़म। तो उन्होंने समझा कि ये आम तासुर था कि जनरल ज़ियाउल हक की यानी अल्लाह रग़म ये चंद जो सर फिरे नौजवान हैं वो जहां दाखिल हो गए। उन्होंने कहा मुझे ज़िया से मिलाओ। अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा, मेजर इम्तियाज थे शायद, तो ज़िया से मिला दिया। ज़ियाउल हक जो थे लाइन पे थे, मौजूद थे, आगे मौजूद जाग रहे थे ना, मॉनिटर कर रहे थे। उन्होंने कहा ज़िया ये क्या हो रहा है, ये लड़के क्या कर रहे हैं यहाँ? जवाब आया, सॉरी सर, वी हैड टू डू इट, हमें ये करना पड़ा है। और उनके हाथ से रिसीवर छूट गया, गिर गया। बिल्कुल। तो ये वो इंतहा है, यानी अब क्या कहें हम, मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। बहरहाल मैं अर्ज ये करूं, ये जस्टिस काटजू जी का मजमून मैंने सुन तो लेना सर, मेरी बात तो सुन लें। इंडिया का हो मैंने ये हवाला इसलिए ढूंढा है कि मुस्तहमिल है, छपा है, इसकी बुनियाद मैंने यूं रखी है सर, आपकी इजाज़त से ये जसारत यूं कर रहा हूँ कि ये जो सुर्खी है और ये जो बहस है, इस बारे बाज़ गश्त मैं सुन चुका हूँ, ठीक है, और एक बार नहीं एक से ज़ायद बार सुन चुका हूँ कि अगर सियासतदान मिलकर ना बैठे, सूरत हाल तसादुम की जानिब गई, और ये मुज़ाकरात के जो 2 अदवार हैं जिनकी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, उसकी वो बुनियाद दलील उस पर मबनी होगी कि हमने तो कोशिश की थी। नहीं, मगर सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी। मैं वैसे सारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं, एक तरफ हुकूमत 12-13 पार्टियाँ वहाँ इकट्ठी हैं, उधर खान साहब इकट्ठे हैं, अगर ये मिलाकर फिर इकट्ठे हो गए तो फिर क्या होगा? एक ब्रेक ले लें फिर, आप कीनियन सहाफ़ी से बात करनी है कि हाँ, किसी ने कहा था कि हो सकता है कंटेनर पे ये तीनों इकट्ठे हों। नहीं, कंटेनर पे ना हो, उसके बाद हो जाए। अच्छा सर, कीनियन जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी फिर जब फांसी लग गए तो नुसरत भुट्टो के साथ मसालियत कर ली हमारे PNA के लीडर्स ने।
फिर एक नई तहरीक शुरू ब्रेक ले लूँ, वक्त कम है क्योंकि वो कीनियन सहाफ़ी से ही बात करनी है। फारूक साहब को भी जहमत दी थी, अब देखते हैं वक्त कितना बचा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं नैरोबी कीनिया, जहां हमने ज्वाइन किया है। अभी 1 मिनट तो ठहरे सर, वक्त आज बहुत कम, अगर कल मुनीर अहमद खान साहब कहते हैं कि नुसरत भुट्टो और PNA के इत्तेहाद के बाद बेनज़ीर और नवाज शरीफ में इत्तेहाद हुआ, ARD बनी, मुज़ाकरात कामयाबी नहीं हो तो फिर क्या हुआ? होने चाहिए कि नवाज शरीफ फ़ोन कर लें अगर, तो खान साहब को अटेंड करना चाहिए उसको। कल इस पे बात कर लेते हैं फिर मज़ीद तफसील से, क्योंकि आज फारूक आदिल साहब ने भी लॉन्ग मार्चेस की तारीख लिखी है। हमें सर ज्वाइन किया नैरोबी से सीनियर सहाफ़ी हैं एलियट कीबी। वेलकम टू आवर शो मिस्टर एलियट, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग सम टाइम फॉर अस। एलियट कीबी इज़ अ जर्नलिस्ट एट द स्टार, कीनिया का बहुत मारूफ ये अखबार है। Elliot, we would like to hear from you on this tragic killing of Arshad Sharif, who happens to be a senior journalist in Pakistan. Initially, the Kenyan police said that it was mistaken identity that led to that killing. Now, another newspaper in Kenya, The Nation, it reports that the firing came out of the car, and that's why GSU officers reacted. What is the reality so far? That came about today, and even as we were confused because that was not in the initial police report. Mm-hmm. Can you hear my echo? Yeah, I can hear. Okay, so the initial narrative that we're getting to know about the shooting was not in the initial police report that was filed in the Magadi police station. Mm-hmm. So we actually confused at what this has come. Then they're also saying that there's a police officer who is hospitalized who we have not seen. So we are still trying to figure out, but then there feels that it could be also some sort of cover-up. So it means you are trying to say that the new claim by the police, you have not seen any evidence to prove the new claim by the police that the shots were fired from the car? Yes. Okay, so overall, can you tell us about the Kenyan police? It is said that Al Jazeera, the known international organization, they have made a documentary on the role of the Kenyan police in some high-profile target killings. How is it known within the Kenyan public, the role of the Kenyan police? How notorious are they? Yes, there is a squad that has been disbanded by the new regime in Kenya, and the squad is called the Special Services Unit, which had been formed, I think, last year or 2020, which was its job was to handle high-profile crimes such as carjacking, drugs, and hardcore criminals. But there is a problem in the sense that the oversight committee, which is called IPOA in Kenya, has said that, to get the correct figure, is that police have been accused of disappearing 120 people. So there have been claims of disappearances, some of them people killed and, dumped in rivers and forests. So there has been an issue. And, this police unit is called the Independent Policing Oversight Unit, which in its report said that the police have been involved in killings and forced disappearances of more than 112 people. So, and part of this unit was the Special Services Unit is now being called the Killer Squad, is within what is called the Directorate of Criminal Investigation. So yes, there are cases of extrajudicial killings have been recorded even on phone and live. And some officers have actually been charged for excess. Many thanks, Mr. Elliot Kibi. You were joining us from Nairobi. ये सर खुलासा नाज़रीन ये दे रहे थे कि 120 से ज़ायद लोग हालिया तारीख़ में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग उनकी हुई है पुलिस के हाथों। जो कीनियन पुलिस है उनका किरदार मनफी रहा है। और फिर ये जो ख़बर सामने आज ताज़ा आई, नेशन अखबार है कीनिया का, कि जी गाड़ी के अंदर से पहले फ़ायर हुआ, फिर GSU ने फ़ायर किया है, जो पुलिस के मौक़िफ़ में एक यू टर्न आया। उस पर वो कह रहे हैं कि पुलिस अभी तक अपने नए मौक़िफ़ का कोई सबूत नहीं दे सकी।
नहीं, अभी तो वहाँ तो कोई इंक्वायरी नहीं हो रही ना। अभी तो पाकिस्तान जो है, तो कीनियन गवर्नमेंट जो है उसका फ़र्ज था कि इंक्वायरी होल्ड करती और फिर पाकिस्तान को बताती। अब जो कमीशन कायम होगा या हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एक टीम बनी है वो वहाँ जाएगी, तो उसके बाद ही हम मालूम कर सकेंगे कि हक़ाइक़ क्या है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।